So welcome back to the channel everyone. This is your साउथ दिल्ली बाइकर एंड भाई सामने शायद अगर थोड़े बहुत भी आपको पहाड़ दिख रहे होंगे तो अभी थोड़ा सा बादल के चक्कर में क्लियर नहीं है। तो हम लोग हिमाचल बॉर्डर के काफ़ी पास हैं एंड द बाइक आई एम राइडिंग राइट नाउ इज़ स्प्लेंडर प्लस एज यू कैन सी फ्रॉम द मीटर कंसोल। तो ये बाइक मेरे ख्याल से पहली बार मैं चैनल पे फीचर कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फीचरिंग दिस बाइक ऑन माई चैनल एंड सीन ये है कि अभी मुझे लगभग 1 महीना हो गया इस बाइक को चलाते हुए एंड 1 महीना चलाने के बाद मुझे काफ़ी बेनिफिट्स इसके पता चले हैं। तो सोचा वो बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि काफ़ी टाइम से अब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल से मैं ड्यूक 200 मेरे पास 2 साल रही है एंड अभी 2 साल होने वाले हैं मेरी RC 390 को। सो उससे पहले भी कभी स्प्लेंडर नहीं रखी थी, उसके बाद में भी बीच में भी नहीं रखी है। सो दिस इज़ द टाइम जब थोड़ी बहुत चलाई है, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो द बेनिफिट्स ऑफ ओनिंग दिस बाइक वैसे तो काफ़ी सारे हैं बट मैं सिंस KTM राइड करता हूँ तो मैं उसके कंपैरिजन में थोड़े बहुत बेनिफिट्स बताऊँगा। सो द फर्स्ट बेनिफिट दैट आई थिंक दिस बाइक हैज़ इज़ सबसे पहली चीज़ तो भाई माइलेज। ठीक है, माइलेज तो है ही, इससे आगे निकलते हैं, मिट्टी उड़ाती रहेगी अदरवाइज। तो माइलेज तो सबसे पहला बेनिफिट है ही, बिकॉज हम इंडियंस को यही चाहिए होता है, मोस्टली इंडियंस को। खैर मेरी तो क्योंकि स्कूटी राइड करी है मैंने पहले से, तो स्कूटी के बाद से हैबिट हट गई थी माइलेज मांगने की, क्योंकि स्कूटी माइलेज देती नहीं है इतना। सो माइलेज तो मिलती ही मिलती है इस बाइक में, ऑलमोस्ट 70 तक की माइलेज क्लेम कर देते हैं लोग। खैर कभी निकाल के तो देखी नहीं अभी, बट कभी मौका लगा तो करेंगे, अभी तो नहीं पॉसिबल। सो माइलेज हो गई। देन द स्पेयर्स आर लो कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं, स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे नहीं हैं, मतलब इतने क्या बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। तो उस केस में एक इकोनॉमिकल बाइक है, इसीलिए शायद मेजॉरिटी पसंद करती है यहाँ पे इंडिया में अपनी। गाइस एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस रोड प्लीज़। एंड अगला बेनिफिट ही इस रोड के रिगार्डिंग में है इसका, बिकॉज राइट नाउ वी आर राइडिंग एट 30 kmph एंड मैं RC 390 को यहाँ पे 30 नहीं चला सकता, बिकॉज वो एक हार्ड सस्पेंशन बाइक है, ट्रैक फोकस्ड बाइक है। तो आप इन रोड्स पे इस बाइक को बड़े आराम से चला सकते हो, कोई नुकसान नहीं होने वाला बाइक को, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि जी कुछ टूट फूट हो जाएगी या कुछ और होगा। सो अब थोड़ा सा रोड बेटर आ जाएगी। तो जो लोग पंजाबी पढ़ सकते हैं उनको तो बोर्ड पढ़ के समझ आ गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो लो कॉस्ट स्पेयर हो गए, देन सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन तो है ही ठीक है, बढ़िया है, मतलब कि इन रोड्स पे चलने के लायक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है। एंड इसमें आप प्रीलोड भी सेट कर सकते हो, और कंपनी टूल किट में टूल देती है जिससे आप दोनों शॉक्स का प्रीलोड सेट कर सकते हो, प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। आई गेस 5 या 6 स्टेप एडजस्टेबल है, तो वो भी सही चीज़ है बड़ी, मुझे थोड़ा टाइम पहले ही पता चला। देन इस बाइक में किक स्टार्टर है, जो कि किसी भी KTM में नहीं होता। मोस्टली स्पोर्ट बाइक्स, स्पोर्ट तो खैर नहीं कह सकते, बट जो भी थोड़ी सी बिगर सेगमेंट बाइक्स हैं उनमें नहीं होता। एक रीज़न की वजह से नहीं होता, वो रीज़न भी जस्टिफाइड है। यहाँ आना था अपने को। तो भाई अगली चीज़ थी वो ये थी
तो ट्रैक्टर ऐसे दौड़ाते हैं आगे लड़के भाई, पता नहीं क्या कंट्रोल होता है इनका। सो द नेक्स्ट थिंग वाज किक के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो थोड़ी सी हाई एंड बाइक्स में इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी लीन वगैरह करते हो उनको, तो उस केस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। देन किक वगैरह बाहर आए तो आपका कंट्रोल भी मतलब उतना बेटर कंट्रोल नहीं रहता। सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स। एंड देन आप इलेक्ट्रॉनिकली इतना एडवांस नहीं है स्प्लेंडर, तो ज़्यादातर मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है वो इस बाइक के अंदर कोई ही आ सकता है। एंड मैक्सिमम यही है CDI वगैरह ख़राब होना। बाकी ये लाइट वगैरह की तो है ही इलेक्ट्रॉनिक्स, तो लाइट वगैरह से इतना कुछ इशू नहीं होता कि आपकी बाइक आप चला ना पाओ या रास्ते में बंद हो जाए। तो हद से हद CDI ख़राब होना। CDI बोले तो जो इसका इग्निशन कंट्रोल है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में ECM होता है वैसे, तो CDI ख़राब होना मेजर प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इन बाइक्स में और कोई दिक्कत आती ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इतने एडवांस नहीं होते इनमें, तो उसकी वजह से कोई ख़ास इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट नहीं आते। एंड फॉल्ट नहीं आते तो मतलब कि कोई भी मैकेनिक जिसके पास ज़्यादा हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स नहीं है वो भी इन बाइक्स को ठीक कर सकता है, तो उसको भी कोई ख़ास इशू नहीं आता। और यही एक और रीज़न है कि कोई भी मैकेनिक कहीं भी इसको ठीक कर सकता है। बड़े आराम से आप इस बाइक को कहीं भी ठीक करवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी पुरानी बाइक है। आई गेस 2000 कुछ 2 या 4 के आसपास से शायद ये बाइक आ रही है। तो उस टाइम पे CD डाउन करके भी आती थी एक, वो भी सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। एंड एक चीज़ और, वो शायद टेक्निकल बंदों को थोड़ा समझ आएगी कि इस बाइक में कोई टाइमिंग चेन एडजस्टर नहीं होता। तो कैम चेन टेंशनर बोलते हैं, टाइमिंग चेन एडजस्टर भी बोल लेते हैं अपन, तो वो चीज़ इस बाइक में नहीं होती। तो उसकी वजह से एक वो भी फॉल्ट इसमें कम हो जाता है, क्योंकि मैं उसकी वजह से 2-3 बार रास्ते में परेशान हुआ हूँ। तो रास्ते में तो खैर एक ही बार हुआ था, बाकी 2 बार ही मैं उसके चक्कर में परेशान हुआ हूँ मेरी RC 390 में। उससे पहले आज तक कभी किसी बाइक में कोई इशू नहीं आया था। RC में इशू आया है, पता नहीं क्यों। 2 बार ही उसका कैम चेन टेंशनर ख़राब हुआ है, एक बारी रास्ते में और एक बारी घर पे। तो इसमें वो भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देन आपको कंपनी इस प्राइस में अलॉय लगे हुए देती है, एंड फ्यूल गेज वगैरह है। तो फ्यूल गेज वगैरह तो यार बुलेट में भी नहीं आते, अलॉय तक भी बुलेट में नहीं आते, तो वो भी चीज़ है। मतलब कि ऑल एंड ऑल एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक। ऑल्दो इसके कुछ नुकसान भी हैं, नुकसान के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तो फ़ायदे की बात है यार, अभी तो सिर्फ फ़ायदे का सौदा सोचना है अपना। ये गाड़ी भी मिट्टी उठाएगी मेरे आगे। चलो एनीवेज, कट आ गया, अपने को मुड़ना है आगे से। तो 2 चीज़ें रह गई हैं, एंड वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि काफ़ी सिंपल इंजीनियरिंग है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो इतना एडवांस इंजीनियरिंग नहीं है, बट सिंपल येट रिलायबल है। तो बाइक रिलायबल है एंड सिंपल भी है, तो आपको इजीली धोखा नहीं देगी कहीं पर भी। एंड अगर देती भी है तो यार ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं भी रिपेयर करवा सकते हो। इसका स्पेयर पार्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा, पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा। यही 2 चीज़ें हैं, एक बुलेट का स्पेयर पार्ट और एक हीरो का स्पेयर पार्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा। देन द सेकंड थिंग, लास्ट थिंग इज़ कि फैमिली फ्रेंडली है। लाइक अब मैं RC 390 पे अपनी मम्मी को नहीं बैठा सकता हूँ, ऑल्दो वो बैठ जाती हैं, बट देन मुझे थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है। तो उस केस में फैमिली फ्रेंडली बाइक है, पीछे आराम से कोई भी बैठेगा। इतनी पावर नहीं है कि पीछे से गिरने के चांसेस हों, इतनी पावर नहीं है कि उनको पकड़ के बैठना पड़े या डर रहे मन में। तो बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबली बैठ जाता है फैमिली में से कोई भी। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इस बाइक के साथ। देन लो कॉस्ट रिपेयर्स तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा महंगी नहीं है मेंटेन करने में। ऑल्दो जो बाइक ही सस्ती है वो मेंटेनेंस में ज़्यादा कैसे हो सकती है, तो जो बाइक ही सस्ती है उसकी मेंटेनेंस भी सस्ती ही होगी। सो दीज वर द थिंग्स। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे इस बाइक के बारे में।
एंड नेगेटिव्स के बारे में कभी और बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। एंड दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अब इसके बाद मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, किसी और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।